तो यार आज बात करते हैं एक ऐसे रेवोल्यूशन का जिसने उस फ्रांस को ही नहीं पूरे दुनिया को पार्ट पर आया इक्वालिटी और फ्रीडम जैसी चीज होगा। हमारे इस कहानी का शुरुआत होता है 14 जुलाई 1789 की सुबह से फ्रांस के शहर पेरिस पे। लोग डरे हुए थे फ्रांस के राजा से। उस समय फ्रांस का राजा हुआ करता था लुई 16। अब लोगों के पीछे से रूमर चल रहा था कि राजा साहब ने ना यार बहुत ही गंदा और भद्दा वाला टुस्सी मारा। लोगों ने इसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया था। तो अब राजा साहब ने यार अपना आर्मी भेज दिया था कि चलो भाई साहब उड़ा दो। क्या ऐसा नहीं था क्या स्टोरी? ओके सॉरी लगता है मैं तुम लोगों को गलत वाला एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ। दोबारा स्टार्ट करते हैं। तो यार हमारा कहानी का शुरुआत होता है 14 जुलाई 1789 के मॉर्निंग से। पेरिस के अंदर पे लोग डरे हुए थे किंग लुई 16 से। ऐसा रूमर चल रहा था कि राजा साहब ने ऑर्डर दे दिया अपने आर्मी को, जाओ और ओपन फायर कर दो लोगों पे। लोग लिटरली बहुत डरे हुए थे। ऑलमोस्ट 70,000 मेंस वुमेन्स इकट्ठा होते हैं टाउन हॉल के पास अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, सेल्फ डिफेंस पे। अब आगे से आके बिना बात के तुम्हें मारेगा तो तुम मार तो खाओगे। ऊपर से भाई साहब गोली चलने का बात चल रहा है। लोग डिसाइड करते हैं कि हम बनाएंगे एक पीपल्स आर्मी जिसका नाम होता है पीपल्स मिलिटिया, जो कि आम लोगों को प्रोटेक्ट करेगा। अब अपने हाथों से तो लड़ नहीं सकते यार फ्रांस की आर्मी से, चाहिए होगा बंदूक गोलियां। अब इसकी तलाश में लोग यार अटैक कर देते हैं गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे और इसी चक्कर में लोग जा पहुंचते हैं बैस्टाइल फोर्ट पे। अब ये ना एक फोर्ट के साथ साथ एक प्रिजन भी हुआ करता था। अब लोगों ने इस उम्मीद से इस फोर्ट के अंदर अटैक कर दिया कि भाई साहब यहाँ तो हमें बंदूक और गोलियां मिल ही जाएगा। तो अब लड़ाई चलता है और इसी लड़ाई में बैस्टाइल फोर्ट का कमांडर को मार दिया जाता है और आजाद कर दिया जाता है प्रिजनर्स को। और गैस करो लोगों ने कितने सारे प्रिजनर्स को आजाद किया होगा? बस 7। मुझे समझ नहीं आ रहा, इतना बड़ा फोर्ट और बस 7 लोग। क्या उस समय फ्रांस के लोग देवमानुस हुआ करते थे क्या? राजा देवमानुस था कि लोगों को कैद नहीं करता था? आई डोंट नो। अब देखो इस फोर्ट को ना माना जाता था कि राजा जो है लोगों के ऊपर जो अत्याचार करता था ना उसका सिंबल है ये। किसी ने भी कुछ करा तो यार बंद कर दिया प्रिजन पे। तो इस फोर्ट को एक बुरी नजर से देखा जाता था आम लोगों के बीच। तो अब होना क्या था, मौका था, दस्तूर था यार, तोड़ दिया गया फोर्ट को पूरी तरीके से। फोर्ट के एक एक पत्थर को लोग लेके जाके यार बेच देते मार्केट पे और लोग खरीद भी लेते हैं कि भाई साहब ऐसे मेमोरी के लिए हम रखते हैं सब चीजें। अब हिस्टोरियन मानते हैं कि ये जो इवेंट होता है ना जहाँ एक पूरा का पूरा फोर्ट को गिरा दिया जाता है, यही वो पहला चिंगारी था आग का जिसने फ्रांस से रेवोल्यूशन को जन्म दिया। अब इसके बाद एक के बाद एक इवेंट होते रहेगा और एक समय ऐसा आएगा कि राजा भाई साहब निपटा दिया जाएगा राजा जी को। इस पूरे इवेंट को कहा गया स्टॉर्मिंग ऑफ बैस्टाइल फोर्ट। अब इस पॉइंट पे आके तुम्हारे दिमाग में एक सवाल जरूर उठना चाहिए, ये जो पूरा इवेंट है फ्रांस रेवोल्यूशन का, ये हुआ ही क्यों? लोग राजा से क्यों इतना गुस्सा थे? और अगर हुआ ये इवेंट तो कैसे हुआ? अब इन बातों के बारे में जानने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा। 1774 फ्रांस का कंडीशन कैसा था? बट इससे पहले यार मैं हूँ तुम लोगों का दोस्त और होस्ट बीवी, निकल चुका हूँ स्टोरी टेलर बनने की जर्नी पे। एक्सपर्ट नहीं हूँ बट हाँ वो चीजें करने का कोशिश कर रहा हूँ जिससे मुझे अच्छा फील हो, तुम लोगों को ये चैप्टर मरते दम तक याद रहे। अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार जल्दी जाके 1 मिलियन कर दो सब्सक्राइब करके। हम बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। 1774 को फ्रांस के अंदर पे एक 20 साल का लड़का लुई 16 को बना दिया जाता है द रूलर ऑफ फ्रांस। भाई हमारा था बर्बन डायनेस्टी से और इसका शादी करा दिया जाता है एक ऑस्ट्रियन प्रिंसेस से। अब देखो ये ऐसा समय था जब लोगों से यार जवानी नहीं संभलती। हमारे भाई को संभालना था पूरा का पूरा देश, संभलेगा क्या? नहीं, ऑब्वियस सा बात है। तो यही पे आता हमारा पहला टॉपिक, कंडीशन ऑफ फ्रांस व्हेन लुई 16 बिकम किंग। अब ये एक ऐसा समय था जब फ्रांस कई सारे वॉर्स में इन्वॉल्व था और इस वजह से फाइनेंशियल कंडीशन जो था फ्रांस का बहुत ही बुरा था। फिर हमारा किंग साहब का रहना होता था पैलेस ऑफ वर्साइल में और ये भी बहुत महंगा लग्जरियस था, इसके भी अलग खर्चे थे। अब फ्रांस का फाइनेंशियल कंडीशन तब और ज्यादा बिगड़ता है जब फ्रांस डिसाइड करता है कि वो मदद करेगा अमेरिका का इंडिपेंडेंट होने में ब्रिटेन से। क्योंकि देखो यार फ्रांस और ब्रिटेन का ना हमेशा से ही 36 का आंकड़ा रहा था। तो फ्रांस डिसाइड करता है कि अमेरिकन इंडिपेंडेंस में वो अमेरिका को भारी तरीके से मदद करेगा। वो करता है और इसी चक्कर में फ्रांस के ऊपर 2 बिलियन लिवरेज का कर्जा चढ़ जाता है। अब लिवर एक करेंसी हुआ करता था फ्रांस का, आज के समय का नहीं है, वो उस समय का हुआ करता था जब राजा महाराजा था। तो यार फ्रांस का कंडीशन ऐसा था कि सर पे कर्जा चढ़ा हुआ था। अब इस कर्जे को उतारने के लिए फ्रांस और लोन लेता है और कंडीशन ऐसा था कि आधा जो पैसा जो कमाता था ना टैक्स वैक्स से वो कर्जे देने में ही चला जाता था। अब अगर देश को चलाना है जिसके अंदर आर्मी है, अपने खर्चे है राजा के और ऑफिसर्स का सैलरीज भी है, तो यार अब किंग के पास बस एक ही ऑप्शन था कि टैक्स भराओ ताकि इनकम मिले। क्योंकि किंग का एकलौता जो इनकम सोर्स था वो था टैक्स। बट यही पे दिक्कत आता है भाई साहब। देखो कहा जाता है कि फ्रांस रेवोल्यूशन का ना कुल मिला के 3 ही कारण था, उनमें से एक रीजन था ये टैक्स। तो यार आओ समझते हैं कि उस समय में फ्रांस का टैक्सेशन सिस्टम कैसा था। टाइटल होगा हमारा अबाउट फ्रांस अनफेयर टैक्स सिस्टम। अब अनफेयर इसलिए क्योंकि सोसाइटी का स्ट्रक्चर ना बहुत अनफेयर था। तो फ्रांस का सोसाइटी था 3 हिस्सों पे बटा हुआ, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट पे हुआ करता था क्लर्जीज, मेनली तुम कह लो प्रिस्ट, पुजारी। सेकंड स्टेट जो कि था नोबेलिटी, लैंडलॉर्ड, अमीर जो थे वो आते थे इधर। और आखिर में थर्ड स्टेट पे आते थे बाकी सारे लोग, चाहे तुम बात कर लो फार्मर्स का, बिजनेसमैन का, जो भी गरीब लोग हैं, लिटरली आम लोग जितने भी थे, ये थर्ड स्टेट पे आता था। अब फ्रांस के अंदर पे सीन क्या था कि फर्स्ट और सेकंड स्टेट राजा का बहुत ज्यादा चाटते थे तो उन्हें यार टैक्स नहीं देना पड़ता था।
टैक्स बस थर्ड स्टेट देता था। मेनली दो तरीके का टैक्स लगता था थर्ड स्टेट के ऊपर। तिथ जो कि हुआ करता था, टैक्स जो कि चर्च चार्ज करता था थर्ड स्टेट से। अब यहाँ पे 1/10 मतलब तुम समझ लो तुमने जितना भी खेती बाड़ी करके प्रोडक्शन कराना उसका 10% तुम्हें चर्च को देना होगा, ऐसा कुछ था। और दूसरा टैक्स था टेल जो कि तुम्हें देना होगा सीधा सीधा राजा को। और इसके अलावा भी कई सारी चीजों पे अदर टैक्सेस था, जैसे कि साल्ट हो गया, टबैको हो गया। मतलब भाई साहब मुझे अब समझ आ रहा है कि क्यों आज के गवर्नमेंट टैक्स लगा लगा के हमें यार लूट रहे हैं यार, सदियों से चलते आ रहे हैं, आज भी चल रही है चीजें। तो शायद हमारे गवर्नमेंट भी इंस्पायर्ड है यार फ्रांस से। अब देखो ये जो सिस्टम था जहाँ पे बस थर्ड स्टेट को टैक्स देना होता था, फर्स्ट और सेकंड स्टेट तो भाई साहब दुलारे थे राजा के, उन्हें कुछ नहीं करना होता था। इसी को कहा गया ओल्ड रिजिम। देखो सिंपली मैं डेफिनेशन से बताऊं तो 1789 से पहले का जो समय था ना उसे कहा गया ओल्ड रिजिम। ऐसा क्यों? क्योंकि 1789 वो पहला दिन था जहां से फ्रांस रेवोल्यूशन का शुरुआत होता है बेस्टाइल फोर्ट को तोड़ने के बाद। तो इस डेट के बाद का जो सीन होगा वो तो फ्रांस रेवोल्यूशन में बदलाव आएगा ना, बट उससे जो पहले का सीन था उसे कहा गया ओल्ड रिजिम। अब ओल्ड रिजिम होते वक्त फ्रांस के अंदर 90% लोग थे फार्मर्स, बट उनके पास अपना जमीन नहीं था। वो काम करते थे फर्स्ट और सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट के अमीर लोगों के घर। लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा था कि 60% जमीन जो था ना वो था नोबेल्स के पास, चर्च के पास, और जो थर्ड स्टेट के अमीर लोग थे उनके पास। तो मजबूरन जो गरीब आम लोग थे ना वो इनके ही यहाँ काम किया करते थे। फंडा बहुत सिंपल था, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट दोनों के द्वारा एंजॉय करा जाता था स्पेशल प्रिविलेज। क्या कि वो टैक्स नहीं भरते थे। और जो सेकंड स्टेट था उनके पास तो एक और स्पेशल प्रिविलेज था, फ्यूडल प्रिविलेज जिसे कहते हैं। अब यहाँ पे क्या होता था, जो गरीब थर्ड स्टेट के पीजेंट्स थे वो इन नोबेल्स के घर पे काम करते थे, इनके खेतों पे काम करते थे, और बदले में थर्ड स्टेट को क्या मिलता था? कुछ नहीं, वो जो टैक्स पे करते थे वो अलग। तो कुछ ऐसा सिस्टम था फ्रांस के सोसाइटी के अंदर पे 1789 से पहले, जिसे कहते थे हम ओल्ड रिजीम। अब मैंने तुम्हें एक रीजन तो बता दिया कि ये जो अनफेयर टैक्स सिस्टम था ना इससे लोग परेशान थे और इसीलिए फ्रांस रेवोल्यूशन होता है। और इसी के साथ साथ क्या होता है, फ्रांस के अंदर पे एक दूसरा प्रॉब्लम था सब्सिस्टेंस क्राइसिस का। अब इसे तुम मेरे कहानी से समझो यार, मेरे साथ भी ना बहुत ज्यादा सब्सिस्टेंस क्राइसिस चल रहा है यार। आधी उम्र बीत चुकी है, अब तक बंदी नहीं मिली है, और साथ ही साथ बाप ने भी पॉकेट मनी देना बंद कर दिया है कि भाई बेटा तू बड़ा हो गया, अब खुद से कमा। और अपना दोस्त वो तो गद्दार निकला यार, फ्री में अब चंदू चाचा के समोसे खिलाता ही नहीं है। अब करूँ तो करूँ क्या मैं यार, तुम ही बताओ। तुम्हें लगता है मैं इतना बड़ा हुआ हूँ? 12 साल का ही तो फील करता हूँ अपने आपको। हाँ वो अलग बात है कि नहीं बता रहा मैं अपना एज। खैर मुद्दे पे आते हैं, टॉपिक पे बढ़ते हैं। सब्सिस्टेंस क्राइसिस फ्रांस के अंदर पे 1715 से लेके 1789 तक देखा ऐसा गया कि पॉपुलेशन बहुत बढ़ रहा है, 23 से 28 मिलियन पहुंच गया। अब जब पॉपुलेशन बढ़ेगा तो उनका खाने का डिमांड भी बढ़ता है। अब जब डिमांड सडनली बढ़ जाता है बट प्रोडक्शन इतना नहीं होता है तो अब चीजों का दाम भी बढ़ जाता है। फ्रांस के लोगों का मेनली खाना होता था ब्रेड, जैसे कि हमारे यहाँ का चावल और रोटी होता है। भाई साहब मेरा तो यार खाना हजम ही नहीं होता रोटी के बिना। और दिक्कत ऊपर से ये था कि चीजों का दाम तो हर जगह बढ़ रहा था, लोगों को सैलरी कह लो तुम, वेजेस कह लो, वो उतना नहीं मिल रहा था जितना चीजों का दाम बढ़ रहा था। और जैसा था वैसे ही था। और इन सारी चीजों के बीच दिक्कत तब और ज्यादा बढ़ जाता है जब फसल खराब होता है सूखे पड़ने की वजह से। अब ये जो कंडीशन था ना जहाँ में लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता था खाने पीने का चीजों के लिए, सर्वाइवल के लिए, इसी को कहा गया सब्सिस्टेंस क्राइसिस। अब ये चीजें ना ओल्ड रिजिम के टाइम पे रेगुलरली हुआ करता था। अब एक ऐसा देश जहाँ में जीने के लिए भी, खाने के लिए, पीने के लिए भी सर्वाइव करना पड़ रहा है, दुख दर्द झेलना पड़ रहा है, वहाँ के लोग खुश थोड़ी होंगे राजा से। मैं भी खुश नहीं हूँ यार अपने बाप से और अपने दोस्तों से। अब अनफेयर टैक्स सिस्टम और सब्सिस्टेंस क्राइसिस के अलावा तीसरा ऐसा चीज जिसने इस फ्रांस रेवोल्यूशन को आगे बढ़ाया वो था एक पॉलिटिकल मूवमेंट। चाहे वो मूवमेंट मिडिल क्लास के द्वारा करा गया हो, कि जैकोबिन क्लब के द्वारा, या डायरेक्टरी रूल, और आखिर में जाके नेपोलियन के द्वारा। इन सब चीजों ने फ्रांस रेवोल्यूशन को शेप दिया और एक नया एरा का शुरुआत किया जहां इक्वालिटी, फ्रीडम जैसी चीजों को वैल्यू करा गया। अब हमें वन बाय वन इन इवेंट्स के बारे में जानना है टाइम पीरियड के हिसाब से। इसमें सबसे पहला आता है मिडिल क्लास जो फ्रांस सोसाइटी के अंदर पे कैसे बना उसके बारे में। अब देखो पास्ट पे 1789 से पहले कई सारे पीजेंट्स वर्कर ने प्रोटेस्ट करा था राजा के खिलाफ, हाई टैक्स, खाने की कमी के कारण जो भी दिक्कतें था उनका। बट वो जो प्रोटेस्ट रिवोल्ट्स था ना वो कोई बड़ा चेंज नहीं ला पाया, क्योंकि उन सब में सारे लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं था। जिस तरीके से फ्रांस रेवोल्यूशन के दौरान पूरा एक तबका फ्रांस के अंदर पे उठ के खड़ा हो चुका था राजा के खिलाफ, ऐसा कुछ नहीं था। बट समय के साथ क्या होता है, एक नए क्लास का जन्म होता है फ्रांस सोसाइटी में, जिसे नाम दिया गया मिडिल क्लास। मेनली ये थर्ड स्टेट से हुआ करते थे, जिनके पास था पैसा, जिनके पास था एजुकेशन, जिनके पास था नया आइडियाज, और इन्हीं चीजों से वो तैयार होते हैं और रेडी है एक बदलाव लाने के लिए। अब देखो आज के मिडिल क्लास से कंपेयर करो, हमारे पास यार पैसे के नाम पे बस EMI है भाई, और कुछ नहीं है। और एजुकेशन के नाम पे माँ बाप प्राइवेट कॉलेज स्कूल्स पे पैसा दे दे के यार जिंदगी खराब कर रहे हैं अपना भी और हमारा भी। और नए आइडियाज के नाम पे तो है ना इंस्टाग्राम, और क्या चाहिए। खैर आज के मिडिल क्लास का हालत का बात नहीं करते, ये तो बहुत ही बुरा है। बात करते हैं फ्रांस सोसाइटी के अंदर पे जो नया मिडिल क्लास जन्म लिया था उनके बारे में। जो 70s का ये समय था ना, यहाँ पे फ्रांस के अंदर पे एक नया सोशल ग्रुप इमर्ज होता है जिसे नाम दिया गया मिडिल क्लास। अब ये लोग कमाई कहाँ से करते थे, ट्रेड करते थे बाहर के कंट्रीज से।
और चीजें बनाते थे, मैन्युफैक्चर करते थे, लाइक वुल, सिल्क, अमीर लोगों के लिए, जिससे इन्हें अच्छा खासा पैसा मिल जाता था। ये मेनली मर्चेंट, मैन्युफैक्चरर्स, लॉयर्स और गवर्नमेंट वर्कर्स थे। इनके पास पैसा था, इनके पास नॉलेज था, एजुकेशन था, तो इनका भरोसा था इक्वालिटी जैसी चीजों पे। ये नहीं मानते थे कि भाई साहब किसी को जन्म से ही कोई चीज का फायदा मिलना चाहिए, प्रिविलेज होना चाहिए। ये मानते थे कि इंसान के टैलेंट यानी उनके मेरिट के हिसाब से उन्हें, ना कि उनके बर्थ के हिसाब से उन्हें चीजें मिलना चाहिए। अब ये जो देव मानुस वाले आइडियाज था ना उनके दिमाग में, इक्वालिटी वाला कि टैलेंट के हिसाब से मिलना चाहिए, ऐसे बर्थ प्रिविलेज को खत्म कर देना चाहिए, ये आइडियाज उनके दिमाग में किसने डाला पता है? फ्रेंच फिलोसोफर्स ने। ये लोग क्या थे? थिंकर्स थे जो सोचते थे यार बहुत पहले का, लंबे का, छोटे सोच के लोग नहीं थे। अगला टॉपिक है न्यू आइडियाज फ्रॉम फिलोसोफर्स। तो उस समय कई फिलोसोफर्स कह लो, तुम थिंकर्स कह लो, उन्होंने आइडियाज दिया कि किस तरीके से सोसाइटी को और गवर्नमेंट को चलना चाहिए। एक फिलोसोफर हुआ करता था जॉन लॉक। उन्होंने अपनी किताब द टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में लिखा था कि किंग के पास कोई एब्सोल्यूट पावर नहीं है कि भगवान के द्वारा वो आए और रूल करेंगे हम पे। ऐसा माना जाता था पहले समय में कि जो किंग है ना उसे भगवान ने भेजा हमारे ऊपर रूल करने, हमें प्रोटेक्ट करने। बट जॉन लॉक ने इस बात से डिसएग्री करा कि ऐसा नहीं है, कोई एब्सोल्यूट पावर नहीं है राजा के पास। फिर एक दूसरा फिलोसोफर रूसो, जिसने बताया अपनी किताब सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे कि गवर्नमेंट को ना अपने लोगों के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए, मतलब लीडर और लोगों के बीच में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए। और इसी आइडिया ने आगे जाके जन्म दिया कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट। आज के समय में जब हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, वो क्या एक तरीके एग्रीमेंट है, रूल्स है, रेगुलेशन, चीजें सरकार को भी फॉलो करना है, हमें भी फॉलो करना है। ऐसा ही एक और फिलोसोफर मॉन्टेस्क्यू, जिसने बताया अपनी किताब द स्पिरिट ऑफ द लॉ में कि गवर्नमेंट का 3 हिस्सा होना चाहिए। पहला लेजिस्लेचर जो कानून बनाएगा बस, दूसरा एग्जीक्यूटिव जो कि देश को चलाएगा, और तीसरा जुडिशरी जिसका काम होगा जज करना लॉज को, लोगों को, कौन गुनहगार है नहीं है। अब इन आइडियाज का बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करा गया अमेरिका के अंदर पे। जब उन्हें आजादी मिलता है ब्रिटेन से, उनका जब कॉन्स्टिट्यूशन बनता है तो अपने लोगों को उन्होंने फ्रीडम और इक्वालिटी जैसे राइट्स दिया, जो कि इंस्पायर्ड था फ्रांस थिंकर से ही। अब सिर्फ अमेरिका में नहीं, फ्रांस में खुद भी लोगों ने काफी डिस्कशन करा इन आइडियाज के ऊपर कि ऐसा ऐसा सच में होना चाहिए यार। सलून्स में, कॉफी हाउसेज में, बुक्स में, न्यूज़पेपर में लोगों ने इन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस जगाया। यहाँ तक कि अगर कोई पढ़ नहीं पाता था ना तो लोग लाउडली चिल्ला चिल्ला के ऐसे मतलब शोर शराबा करके इन चीज़ों के बारे में लोगों को बताते थे। लोगों के बीच एक अवेयरनेस आता है कि भाई साहब ऐसा होता है, इक्वालिटी, फ्रीडम, ऐसे पाने के लिए हमें इस तरीके का सरकार चाहिए, ऐसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, गवर्नमेंट को 3 हिस्से में बांटना होता है। तो यार देखो, सब कुछ सेट था, लोग अपने राइट्स के बारे में जान रहे थे। और दिक्कतें तो था ही फ्रांस के अंदर पे, चाहे तुम बात कर लो अनफेयर जो टैक्स सिस्टम था या सब्सिस्टेंस क्राइसिस का, और अब जो पॉलिटिकल मूवमेंट का भी स्टार्ट हो चुका था वो तो था ही था। मतलब तुम कह लो पूरा फ्रांस के लोग अब तैयार थे राजा से भिड़ने के लिए। बस राजा एक गलती करे और कहानी खत्म राजा का। और राजा ने गलती करा। राजा डेस्परेटली चाहता था कि टैक्स भराया जाए, क्योंकि भाई साहब कमाई नहीं हो रहा है, कहीं से कमाई तो करना है। बट राजा ना अकेला टैक्स नहीं भरा सकता था। ओल्ड रिजिम में यानी कि 1789 से पहले ऐसा नियम था कि अगर राजा को टैक्स भराना है ना तो उसके लिए उसे बुलाना पड़ेगा स्टेट जनरल का मीटिंग। हाँ, मीटिंग से याद आया, मुझे भी अपने क्रश के साथ मीटिंग करना था यार, मस्त वाला कॉफी डेट हो जाता तो क्या ही बात था। बट किंग साहब नहीं कर सकता ऐसा मीटिंग अपने क्रश के साथ, क्योंकि उसकी बीवी थी ना बहुत मारती। तो भाई साहब मीटिंग करता है स्टेट जनरल का। अभी स्टेट जनरल क्या था? एक पॉलिटिकल बॉडी जहां में तीनों ही स्टेट अपना अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजते थे, और ये स्टेट जनरल डिसाइड करता था कि नया टैक्स कैसा होगा, नहीं होगा। टैक्स के बारे में जो भी था इनका ही सीन था। बट एक चीज था कि ये स्टेट जनरल का मीटिंग बुला सकता है सिर्फ और सिर्फ किंग, तो उन्होंने बुलाया। अब सीन क्या होता है देखो, 5 मई 1789 मीटिंग बुलाया जाता है राजा के द्वारा अपने महल वर्सेलिस पे। तीनों स्टेट अपना अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं। पहला स्टेट क्लर्जीज का जहाँ 300 मेंबर्स था, दूसरा स्टेट नोबेलिटी जिन्होंने अपना 300 मेंबर भेजा था, और क्योंकि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन था थर्ड स्टेट का तो वहां आया था 600 मेंबर्स। किंग के राइट हैंड पे बैठते हैं सारे फर्स्ट स्टेट के लोग, लेफ्ट हैंड पे बैठते हैं सारे सेकंड स्टेट के लोग, और कहीं पीछे बैठा दिया जाता है थर्ड स्टेट के लोगों को। और बुरी बात तो ये थी कि जो पीजेंट्स, वर्कर्स, वुमेन्स, इनको तो अलाउ ही नहीं करा गया उस हॉल के अंदर। बट जो थर्ड स्टेट के अमीर लोग थे उन्हें ही एंट्री दिया गया। बट फिर भी थर्ड स्टेट के लोगों ने पार्टिसिपेट करा था। उनका जो भी नाराजगी था, कंप्लेंट्स था, वो भी उन्हें लेटर लिख के लगभग 4000 लेटर्स लिख के किंग को सबमिट करा था, इस उम्मीद से कि किंग उनका दुख दर्द समझेगा। बट किंग ने तो यहाँ पे अपने ही फायदे के कारण इस मीटिंग को बुलाया था। और यहीं पे होता है कांड भाई साहब, थर्ड स्टेट और किंग के बीच होता है घमासान लड़ाई, आर्गुमेंट। सीन क्या था देखो, लास्ट टाइम ऐसा कोई मीटिंग बुलाया गया था राजा के द्वारा 1614 को, कई साल पहले भाई साहब। और उस समय सिचुएशन ऐसा था कि तीनों स्टेट को अपना एक एक वोट दिया जाता था। और ये बात तो हम सब जानते हैं कि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट राजा का चाटते थे, तो जनरली राजा जो चाहता था ना वो हो जाता था फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के वोट से। बट इस बार थर्ड स्टेट ने ऐसा डिमांड करा कि भाई साहब हर एक मेंबर को अपना वोट का अधिकार दो, देन डिसाइड करते हैं कि क्या करना है नहीं करना है। बट इस डिमांड को राजा ने ऐसे ठुकरा दिया, ऐसे रिजेक्ट कर दिया यार, जैसे मेरे क्रश ने मेरा प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया और मुझे जिंदगी भर का ट्रॉमा दे दिया। खैर मुझे तो अपने जिंदगी भर का ट्रॉमा मिल गया। बट थर्ड स्टेट के लिए अच्छी बात ये थी कि थर्ड स्टेट को मिलता है अपना नेशनल असेंबली। अभी नेशनल असेंबली क्या था, कैसे बना, इसके बारे में बात करते हैं।
तो जैसे किंग ने स्टेट जनरल की मीटिंग में जो थर्ड स्टेट का डिमांड था इक्वल राइट्स का, उसे रिजेक्ट कर दिया ना, थर्ड स्टेट हॉल से बाहर निकलता है और बगल में ही एक इंडोर टेनिस कोर्ट होता है, वहां जाके इकट्ठा होते हैं और अपने आप को डिक्लेयर करते हैं कि अब वो है नेशनल असेंबली, और कसम खाते हैं, ओथ लेते हैं कि हम यहाँ से तब तक बाहर नहीं निकलेंगे जब तक हम अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेते। वो कॉन्स्टिट्यूशन जो राजा के पावर को लिमिट करेगा, जो राजा का मनमानी है उसे खत्म करेगा। अब ये जो नेशनल असेंबली बनाने का आइडिया था ना, इसे लीड करा जा रहा था दो इंपॉर्टेंट लोगों के द्वारा। पहला था मिराबियो, ये एक नोबल था बट ये अगेंस्ट में था फ्यूडल सिस्टम जो था उसके, और दूसरा था एबीसीएस, ये था तो एक प्रिस्ट बट ये थर्ड स्टेट को लेके काफी सिंपथाइज था कि जो भी हो रहा है थर्ड स्टेट के साथ वो गलत हो रहा है यार। अब देखो ये जो पूरा इवेंट चलता है जहाँ पे राजा के दरबार से लोग निकल के आते हैं एंड टेनिस कोर्ट के अंदर पे आके लोग कसमें उसमें खाते हैं कि भाई साहब हम बनाएंगे अपना नेशनल असेंबली और अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखेंगे कि भाई साहब राजा का पावर को तो लिमिट कर देंगे। ये पूरे इवेंट को पॉपुलरली कहा गया द टेनिस कोर्ट ओथ। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। ये इवेंट कब हुआ था? 20 जुलाई 1789 को। एक हिस्टोरिक इवेंट था जिसके बाद नेशनल असेंबली बनता है और देखो आगे जाके अब नेशनल असेंबली कई सारे बड़ी चीजें करेगा। बट इससे पहले जान लेते हैं कि रेस्ट ऑफ द फ्रांस का क्या हालत था। विंटर चल रहा था, फसल खराब हो चुका था विंटर की वजह से, जो चीजों का दाम था ना खाने पीने वाला वो महंगा हो चुका था। स्पेशली वो खाते थे ब्रेड। अब ब्रेड के लिए लंबे लंबे लाइन पे लगना और फिर भी ना मिलना लोगों को नाखुश कर रहा था। और बेकर्स क्या कर रहे थे? होर्डिंग कर रहे थे ब्रेड का। अब ये क्या चीज होता है कि तुम कोई चीज ना तब नहीं देते हो जब सबके पास है, तुम अपने पास रख लेते हो, और जब सबका खत्म हो जाता है तब तुम निकालते हो उसे और महंगे दाम पे बेचते हो। इसे कहते हैं होर्डिंग करना, जमाखोरी करना। अब इन सारी हरकतों से फ्रांस के वुमेन्स को गुस्सा आता है और वो अटैक कर देते हैं दुकानों पे। अब इसी बीच जो इवेंट था, मैंने पहले शुरुआत में स्टोरी की सुनाया था तुम्हें, द स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टाइल फोर्ट, वो होता है 1789 का समय, जब लोगों को एक खबर मिलता है कि राजा साहब ने यार अपना आर्मी भेज दिया है ओपन फायर करने के लिए लोगों पे। लोग डर जाते हैं। अब अपने आप को सेल्फ डिफेंस करने के लिए वो बंदूक गोलियां ढूंढने लगते हैं और इसी चक्कर में वो जाके पहुंचते हैं बेस्टाइल फोर्ट पे और पूरे फोर्ट को तोड़ दिया जाता है, लोगों को मार दिया जाता है जो उसे प्रोटेक्ट कर रहे थे, और 7 प्रिजनर्स को आजाद करते हैं। और ये इवेंट बनता है सिंबल ऑफ फ्रांस रेवोल्यूशन। अगर तुम्हें कोई पूछे कि फ्रांस रेवोल्यूशन का कौन सा इंपॉर्टेंट सिंबल है जिससे फ्रांस रेवोल्यूशन को जाना जाता है, तो ये इवेंट बेस्टाइल फोर्ट का जो तोड़फोड़ चलता है, ये वो शुरुआती चीज था और यही वो चिंगारी था जिसने पूरा फ्रांस के अंदर पे एक आग जलाया। फ्रीडम, इक्वालिटी जैसी चीजों का जो इतने सालों से अत्याचार चल रहा था राजा का, अब और नहीं मनमानी होने वाला राजा का, सब खत्म। अब होगा तो बस आम लोगों का बोलवाला, और वही होता है अब आगे जाके देखना। रिवॉल्ट इन कंट्री साइड का बात करते हैं। गाँव में भी यार ऐसा रूमर चल रहा था कि जो नोबल लोग है ना, ये लोग यार अपने गुंडे उंडे भेज रहे हम लोगों का फसल वसल बर्बाद करने के लिए। मतलब मैं देख रहा हूँ फ्रांस के अंदर पे यार पूरा रेवोल्यूशन के दौरान फेक न्यूज बड़ा फैला है। लगता है जो आज के समय में भी फेक न्यूज वाला सीन है ना, ये वही से इंस्पायर्ड है। क्या कहते हो तुम लोग सब? यार व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का कारनामा है आई गेस। खैर, तो अब लोग डरे हुए थे और डरे हुए लोग अटैक कर देते हैं नोबेल्स के घर पे, जला देते हैं डॉक्यूमेंट्स जो भी ऑफिस पे था उनका, जहाँ पे टैक्स लोन का रिकॉर्ड्स था, और लूट लेते हैं जितने फूड ग्रेन्स इन बड़े बड़े नोबेल्स के अमीरों के पास थे। अब इस डर से नोबेल्स क्या करते हैं? देश छोड़ के भाग जाते हैं। भाई साहब इतना जब खतरनाक माहौल हो देश में तो कौन रहेगा? अब देखो सिचुएशन तुम देख रहे हो फ्रांस के अंदर पे क्या था। लोग पागल थे, भड़के हुए थे राजा के ऊपर, फर्स्ट स्टेट के ऊपर, सेकंड स्टेट के ऊपर। अब अगर राजा कुछ और कोई गलत कदम उठाए तो राजा को बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकता था। राजा ने समझदारी दिखाया और अपना जिद को दूर हटाकर गिव अप करा और एग्री करा कि चलो यार बनाते हैं नेशनल असेंबली, अपने पावर को मैं कर देता हूँ लिमिट, बनाता हूँ एक कॉन्स्टिट्यूशन। 1789 को राजा एग्री होता है कि चलो एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाते, और 1791 को नेशनल असेंबली ड्राफ्ट कर लेता अपना कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि बना लेता अपना कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ ऑब्जेक्टिव था। पहला तो राजा का जो पावर है उसे लिमिट करना है, और गवर्नमेंट को डिवाइड करेंगे हम 3 हिस्सों पे, ताकि यार कोई एक इंसान देश को ना चलाए। पहला लेजिस्लेचर, दूसरा एग्जीक्यूटिव, तीसरा जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम है कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है देश को चलाना, और जुडिशरी का काम है जज करना। देखो सीन कैसा रहता है, एक स्ट्रक्चर के साथ समझो। एनसीईआरटी पे ये चीज दिया हुआ है बट मैं तुम्हें एनिमेटेड तरीके से समझा रहा हूँ। तो लेजिस्लेचर मेनली कौन चलाएगा? नेशनल असेंबली चलाएगा, यानी कानून बनाएगा नेशनल असेंबली। अब पूरे के पूरे नेशनल असेंबली में मेंबर्स होगा 745। इन मेंबर्स को इलेक्ट करेगा इलेक्टर्स। लगभग 5000 मैन होगा जो इलेक्ट करेगा इन नेशनल असेंबली में बैठने वाले मेंबर्स को, और इन इलेक्टर्स को फिर इलेक्ट करा जाएगा लोगों के द्वारा। तो तुम देख रहे हो लोग डायरेक्टली नेशनल असेंबली में बैठे हुए लोगों को इलेक्ट नहीं कर रहा है। लोग क्या कर रहे हैं? वोट दे रहे इलेक्टर्स को, वो सिलेक्ट होते हैं, फिर वो लोग वोट देते हैं, एंड देन बनता है कोई एक बंदा नेशनल असेंबली में बैठने वाला। और कुल मिला के मैंने बताया कि नेशनल असेंबली में बैठते हैं 745 मेंबर्स। अब देखो सिटीजन्स का भी एक अलग फंडा था। यहाँ पे सारे के सारे सिटीजन्स को वोटिंग राइट नहीं मिला था। फ्रांस के अंदर पे 2 तरीके का सिटीजन होता है उस समय में। एक होता है एक्टिव सिटीजन और दूसरा होता है पैसिव सिटीजन। दोनों में क्या डिफरेंस था? एक्टिव सिटीजन वोट कर सकते थे,
पैसिव सिटीजन वोट नहीं कर सकते थे। एक्टिव सिटीजन मेनली मैन होगा जिनका उम्र 25 साल से ज्यादा होगा और वो कोई टैक्स पे करते हैं। लगभग पूरे फ्रांस के अंदर पे 28 मिलियन लोग थे, उनमें से बस 4 मिलियन लोगों को ही एक्टिव सिटीजन माना गया जो कि वोट का अधिकार है उनके पास। बाकी जो पैसिव सिटीजन है उनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं है, बट फ्रीडम जैसी चीजें तो थे उनके पास। जो वुमेन थे, जो चिल्ड्रन थे, जो ऐसे यंग थे जिनका एज है 25 से कम था या वो टैक्स नहीं देते थे, उनके पास कोई वोटिंग राइट था नहीं। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज ये था कि नेशनल असेंबली हो या इलेक्टर्स हो, वहाँ पे ऐसे लोगों को चुना जाएगा जो सबसे ज्यादा टैक्स पे करते हैं। यानी कि यार अमीरों का बोलबाला था, गरीबों के लिए कुछ नहीं था यहाँ में भी। अब तो मैंने लेजिस्लेचर का बताया, अब एग्जीक्यूटिव का बात करते हैं। अब देखो एग्जीक्यूटिव के अंदर पे था किंग और उसके मिनिस्टर्स, बट इनके ऊपर फुल कंट्रोल था नेशनल असेंबली का। बट हाँ, किंग के पास एक पावर दिया गया, वीटो पावर। अगर कोई कानून किंग को पसंद नहीं आया तो कह सकता है कि नहीं मुझे ये पसंद नहीं आया, कैंसिल, बस इतना ही था उसके पास पावर। एंड बात करते हैं जुडिशरी, जहां में जजेस को चुना जाता था डायरेक्टली एक्टिव सिटीजन्स के द्वारा। अब मुझे समझ नहीं आया कि लेजिस्लेचर को भी डायरेक्ट एक्टिव सिटीजन चुन लेते हैं, बीच में ये दलाल किस काम का, मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर तुम्हें समझ आ रहा है तो बताना जरूर। कुल मिला के बात यह था कि भाई साहब फ्रांस बन चुका था कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। राजा तो होगा बट राजा का जो पावर होगा उसे लिमिट करा जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन की मदद से। राजा अकेला कुछ नहीं कर सकता, लेजिस्लेचर जुडिशरी दोनों को साथ लेके चलना पड़ेगा। या फिर राजा का रोल था एग्जीक्यूटिव का। अब देखो 4 अगस्त 1789 को नेशनल असेंबली कुछ डिसीजंस लेते बड़े बड़े। पहला डिसीजन था कि जो फ्यूडल टैक्स और ड्यूटीज थे उसे खत्म कर दिया गया। दूसरा, जो क्लर्जीज था ना उनको जो प्रिविलेज मिलता था उन्हें भी खत्म कर दिया गया। चर्च को जो टैक्स दिया जाता था उसे भी खत्म कर दिया गया, और जो चर्च के पास बहुत ज्यादा जमीन था ना उसे भी ले लिया गया। लगभग इससे सरकार को फायदा होता है 2 बिलियन लिब्रे का, और इसे उधारी चुकाने में इस्तेमाल कर दिया जाता है। अब उसके बाद ये चीज देख रहे हो, ये है फ्रांस का पहला कॉन्स्टिट्यूशन का पिक्चर। इसके बाद भी आगे कई सारे कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, बट ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये पहला था, हिस्टोरिक था। शुरुआत होता है इसका डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ ए मैन एंड सिटीजन। भाई साहब थोड़ा तो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है जेंडर के हिसाब से, आई गेस बस मैन वुमेन का आ गया। खैर इस कॉन्स्टिट्यूशन ने लोगों को फ्रांस के कुछ बेसिक राइट्स दिया, तुम कह लो नेचुरल राइट्स, कि जन्म लेने के बाद से ये हक तो तुम्हें है ही है। पहला राइट टू लाइफ, दूसरा फ्रीडम ऑफ स्पीच, और तीसरा फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, और चौथा है इक्वलिटी बिफोर लॉ। अभी क्या है तुम समझ गए हो आई गेस। और स्टेट का काम ये होगा, ड्यूटी ये होगा कि इन राइट्स को सिटीजन्स का प्रोटेक्ट करना है। अब यहाँ तक आने के बाद हो सकता है कि तुम्हें ऐसा लगे कि चलो यार फ्रांस के अंदर में हर एक चीज सही हो चुका है, लोगों को जो चीज चाहिए था वो उन्हें मिल गया, एक कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ राइट्स, और राजा के लिए भी जो टैक्सेशन का प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हो चुका था। अब दिक्कत खत्म है भाई साहब। ऐसा नहीं है यार, हमारा अगला टॉपिक है फ्रांस एबॉलिश्ड मोनार्की एंड बिकम रिपब्लिक। दो चीजें यहाँ पे है, पहले देखना है कि किस तरीके से फ्रांस के अंदर पे मोनार्की को हटा दिया गया, एंड देन किस तरीके से फिर फ्रांस बनता है एक रिपब्लिक, और अब पावर आता है आम लोगों के हाथ पे। देखो किंग लुइस 16 ने एग्री तो करा था कि चलो एक कॉन्स्टिट्यूशन बना लो, मेरे पावर्स को लिमिट कर लो, बट अंदर ही अंदर भाई साहब चल रहा था षड्यंत्र। हमारा किंग साहब जाके मिलता है पर्शिया के किंग से और मांगता है मदद, और साथ ही साथ जो आसपास के फ्रांस के किंगडम थे ना वहाँ के राजा भी डरे हुए थे कि ये जो आइडिया है फ्रांस रेवोल्यूशन का, ये अगर हमारे यहाँ आ गया तो उन्हें एक बीमारी की तरह लगने लगा कि आम लोग यार उठ के आएंगे, चुल मचेगा उन्हें, और फिर राजा का पावर को कंट्रोल कर लेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया जाएगा। अब वो इस बीमारी को रोकना चाहते थे। सब डिसाइड करते हैं कि अपना आर्मी भेजा जाएगा फ्रांस के अंदर पे और चीजों को खत्म कर दिया जाएगा, रेवोल्यूशन को खत्म कर दिया जाएगा। बट इससे पहले कि ये चीजें हो पाता, जो साजिश कर रहे थे वो एग्जीक्यूट कर पाते, नेशनल असेंबली को पता चल जाता है, और नेशनल असेंबली को जैसे ही पता चलता है वो डिक्लेयर कर देता है वॉर अगेंस्ट ऑस्ट्रिया एंड पर्शिया। अब इस वॉर में जुड़ते हैं आम लोग, खुद से वॉलंटियर करते हैं अपने देश के लिए, अपने हक के लिए। और इसी बीच फ्रांस को मिलता अपना नेशनल एंथम मार्सेलस, जिसे लिखा था रॉजर डे लिस्ले ने। अब देखो इस वॉर के दौरान सबसे ज्यादा अगर दिक्कत किसी को हुआ था ना वो हुआ था गरीब लोगों को। तुम्हें ये चीज पता है कि नेशनल असेंबली में जो बैठे हुए लोग थे वो अमीर वेल्दी लोग थे, जिसने सबसे ज्यादा टैक्स पे किया वही जाके बैठता है नेशनल असेंबली में। यहाँ पे फ्रांस के गरीबों का कंडीशन कैसा था उससे किसी को कोई मतलब नहीं था। और ऐसे ही समय जन्म होता है पॉलिटिकल क्लब्स का। पॉलिटिकल क्लब्स एक ग्रुप होता है जहाँ में लोग पॉलिटिक्स को लेकर डिस्कशन करते हैं, अपना अपना आइडिया शेयर करते हैं और पब्लिक ओपिनियन बनाते हैं कि कैसा होना चाहिए। कई सारे पॉलिटिकल ग्रुप्स बनते हैं फ्रांस के अलग अलग शहरों पे, और इनमें से सबसे फेमस होता है जैकोबिन क्लब्स। मोस्टली इन पॉलिटिकल क्लब्स पे, स्पेशली जो जैकोबिन क्लब था, मैंने बताया गरीब लोग थे, क्योंकि गरीब लोगों का कोई सुन नहीं रहा था, तो गरीब लोगों ने इन पॉलिटिकल क्लब्स को बनाया था। शॉपकीपर, शू मेकर्स, वर्कर्स, ऐसे लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे पॉलिटिकल क्लब्स पे। जो जैकोबिन वाला पॉलिटिकल क्लब था इसका लीडर था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। अब आगे जाके ये बंदा बड़े बड़े कांड करता है, जैसे कि मैंने बताया कि इन क्लब्स पे डिस्कस करा जाता था पॉलिटिक्स, और प्लान करा जाता था कि आगे क्या करना है, रेवोल्यूशन कैसे आगे बढ़ाना है, इन चीजों के बारे में। स्पेशली जैकोबिन क्लब जो था वो अपने आप को दूसरों से अलग दिखाने के लिए, स्पेशली जो नोबेल्स थे, अमीर लोग थे, उनसे अलग दिखाने के लिए अपने आप को वो लंबे लंबे ट्राउजर्स पहनते थे और अपने सर पे लाल टोपी पहनते थे। अब ये एक तरीके का सिंबल ऑफ फ्रीडम था, बट ये चीजें ओनली मर्दों के लिए अलाउ था, वुमेन्स के लिए नहीं। तो 10 अगस्त
1792 को जैकोबियन क्लब डिसाइड करता है कि वो करेंगे सरकार के खिलाफ विद्रोह। सीन ऐसा बनता है कि विद्रोह करा जाएगा फूड शॉर्टेजेस और फूड प्राइस जो बढ़ रहा है इसके ऊपर। तो इस डेट को 10 अगस्त 1792 को जैकोबियन क्लब और भी जितने भी गरीब लोग थे वो पेरिस में इकट्ठा होते हैं एंड जाके पहुंचते हैं किंग का पैलेस ट्यूलेरिस पे। पैलेस के अंदर एंटर करते हैं, किंग के गार्ड से लड़ाई होता है और इसी लड़ाई में किंग के जितने भी गार्ड्स हैं उन्हें मार दिया जाता है और किंग को और जितने भी रॉयल फैमिली था जेल में डाल दिया जाता है। और इसी से बनता है एक नया चीज, एक नया कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन, या फिर तुम कह लो कि कैसे बना फ्रांस एक रिपब्लिक। किंग को कैप्चर करने के साथ साथ फ्रांस के अंदर पे होता है इलेक्शन। अब इलेक्शन पे जितने भी मैन होते हैं जिनका उम्र 21 ईयर्स से ज्यादा हो उन्हें वोटिंग राइट दिया जाता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब। देखो ये फायदा था क्योंकि ये गरीब लोगों का मूवमेंट था, तो अब गरीब लोगों को भी मौका मिला था, वोटिंग राइट मिला था। एक न्यूली इलेक्टेड असेंबली बनता है जिसका नाम करा जाता है कन्वेंशन। अब जो मैंने बात करा ना कि जन्म होता है कन्वेंशन का, ये कन्वेंशन और कुछ नहीं, ये जैकोबियन क्लब्स का बनाया हुआ जो सरकार है इसे ही कहा जाता है। पब्लिक के बहुत ज्यादा सपोर्ट से गवर्नमेंट फॉर्म करता है जैकोबियन क्लब और जिसे हमने नाम दिया कन्वेंशन। और इसी के साथ साथ मैंने बताया कि अब मोनार्की हट चुका है, अब बनेगा फ्रांस एक रिपब्लिक। तो 21 सितंबर 1792 को फ्रांस में कंप्लीटली मोनार्की को हटा दिया जाता है और डिक्लेयर कर दिया जाता है फ्रांस को एक रिपब्लिक। और 21 जनवरी 1793 को राजा साहब और उसके पत्नी को कर दिया जाता है एग्जीक्यूट पब्लिकली इस मशीन से। ये मशीन का नाम होता है गुलेटाइन। बहुत ही ध्यान से देख लो इस मशीन को क्योंकि आगे जाके ये मशीन एक नया एरा का स्टार्ट करता है जिसे कहते हैं रेन ऑफ टेरर, आतंक का समय भाई साहब। अब रेन ऑफ टेरर बस एक साल का एक ऐसा टाइम पीरियड होता है फ्रांस के हिस्ट्री में, ये चलता है 1793 से 1794 तक, जहाँ में मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर आतंक मचा देता है फ्रांस के अंदर पे बस एक ही साल के अंदर। पूरे फ्रांस के लोगों को ये पता चलता है कि जब तुम एक पागल और सनकी इंसान को पावर थमा देते हो पूरी तरीके से एक देश का, तो वो कितना पागलपंती करता है। हमने देखा कि न्यूली इलेक्टेड असेंबली बनता है जैकोबियन क्लब्स का, जहाँ डायरेक्टरी रूल स्टार्ट होता है और पूरा पावर आ जाता है मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के हाथ पे। अब ये बंदा क्या करता है, जो भी इंसान इसके खिलाफ आवाज उठाता है उससे पकड़ के जेल में डाल देता पहले तो, और अगर कोर्ट ने गलती से भी डिक्लेयर कर दिया कि भाई साहब ये ना गिल्टी है तो उसके साथ तो फिर भाई साहब गलत हो जाना है। ये मशीन जिसका नाम था गुलेटाइन, इसे लोगों का सर अलग कर दिया जाता था। अब इस मशीन के बारे में बताओ तो ये एक ऐसा मशीन था जिसमें लगा हुआ था शार्प ब्लेड्स जिससे लोगों का सर को अलग कर दिया जाता था। इसे बनाया था डॉक्टर गुलेटाइन ने, उनके नाम पे ही बनाई है और काफी फेमस था। रेन ऑफ टेरर के दौरान हमारे रॉबेस्पियर साहब ने ऐसे हार्श पॉलिसीज को, कानूनों को बनाया जिससे कि इक्वालिटी को जबरदस्ती लोगों के बीच सोसाइटी में प्रमोट करा गया। अब लाइक तुम ही देखो कितना फुलिश चीज है ये। ब्रेड और मीट के दामों पे एक मैक्सिमम प्राइस लगा दिया कि इससे ज्यादा तुम चार्ज नहीं कर सकते लोगों से। लोग कितना सामान खरीदेंगे खाने पीने के लिए उसके ऊपर भी एक लिमिट लगा दिया गया। जो किसान थे पेजेंट्स, उन्हें कहा भाई साहब अपने जो अनाज है उसे शहर में लेके आओ और बेचो फिक्स प्राइस पे, न ज्यादा ना कम। देश के अंदर जितने भी चर्चेस थे उन्हें बंद करवा दिया गया। लगता है भाई हमारा धार्मिक नहीं था। जो चर्च के बिल्डिंग्स थे उन्हें सरकारी बिल्डिंग्स या फिर आर्मी को दे दिया गया। अब भाई साहब के ऐसे जो पॉलिसीज से ना उनके खुद के लोग, जैकोबियन क्लब्स के लोग परेशान हो गए थे और एक पॉइंट पे आके उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। अब होना क्या था, जब दोस्त यार तुम्हारा साथ छोड़ देना फिर तो तुम बहुत गंदा फंसने वाले हो। उन्हें भी पकड़ के गुलेटाइन कर दिया जाता है जुलाई 1794 को और खत्म होता है रेन ऑफ टेरर का पूरा टाइम पीरियड। क्योंकि बस एक ही बंदा था जिसने रेन ऑफ टेरर करा था और जब उसी बंदे को मार दिया जाता है उसी के फेवरेट पनिशमेंट देने वाला चीज गुलेटाइन से, तो यार अब तो कुछ बचा ही नहीं था। अब शुरुआत होता है डायरेक्टरी रूल का फ्रांस के अंदर पे। अब ये डायरेक्टरी रूल क्या है इसके बारे में जानते हैं। देखो जैसे ही रॉबेस्पियर साहब का मौत होता है जैकोबियन क्लब्स अपने बुरे कंडीशन पे चला जाता है, लोग अब उसे पसंद नहीं कर रहे थे। जो फ्रांस के अमीर मिडिल क्लास थे ना, अब उनके हाथ में आता है पावर और वो पावर पे आते ही बनाते अपना एक नया कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पे गरीबों को ऐसे इग्नोर करा गया था, ऐसे इग्नोर करा गया था जैसे यार मैं इग्नोर करता हूँ हिंदी को, यार मैं इग्नोर करता हूँ हिंदी को। कॉन्स्टिट्यूशन ने अलाउ किया था बस वोटिंग राइट उन लोगों को जिनके पास प्रॉपर्टीज होगा, और हमने पढ़ा हुआ है कि प्रॉपर्टीज फ्रांस के अंदर में बस 60% लोगों के पास ही है। अब इसके बाद फ्रांस के अंदर पे इलेक्ट करा गया 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल, पहले एक हुआ करता था। अब डरे हुए थे कि पहला ऐसा सीन हो गया तो पावर को डिवाइड करने के लिए 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया, साथ ही साथ बनाया गया एक डायरेक्टरी। ये डायरेक्टरी और कुछ नहीं, एक एग्जीक्यूटिव का रोल था। अब पहले तुम्हें पता है कि रॉबेस्पियर ने क्या कांड करा था, तो ऐसा कांड ना हो तो इसलिए बनाया गया ये डायरेक्टरी जिसके अंदर पे होगा 5 आदमी जो कि मिल के रूल करेगा। तो अगर कोई सनकी भी होता है तो 4 संभाल लेगा उन्हें। बट उनका जो प्लान था कि चीजें सही होगा वो होता नहीं है। डायरेक्टर्स जो डायरेक्टरी को संभालते और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था उनके बीच हमेशा ही लड़ाइया चलता था, मतलब मतभेद होता था, दोनों का जो आइडियाज था वो मिलता नहीं था और इससे फ्रांस के अंदर पे एक अनस्टेबल गवर्नमेंट चलता है थोड़े समय तक। और इसी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का फायदा उठाया जाता है मिलिट्री जनरल नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा। भाई साहब क्या करता है, डायरेक्टरी रूल को हटा देता है और अपने आप को मिलिट्री डिक्टेटर, तुम कह लो एम्परर ऑफ फ्रांस, डिक्लेयर कर देता है। अब यहाँ पे तुम देख रहे हो फ्रांस के अंदर पे जैसे जैसे समय आगे बीतता है गवर्नमेंट चेंज होता है, अलग अलग पॉलिसीज भी बनता है, बट कुछ ऐसे आइडियाज थे जो समय के साथ और ज्यादा स्ट्रांग हो रहा था।
फ्रीडम, इक्वालिटी बिफोर लॉ और फेटर्निटी यानी कि भाईचारा, यूनिटी, ये सब चीज़ें। हाँ, जो वोटिंग वाला चीज़ है वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल था, किसी ने दिया फिर किसी ने छीन लिया और औरतों को तो मिला ही नहीं भाई साहब। बट ये तीनों आइडियाज समय के साथ स्ट्रॉन्ग होता गया। अब इस पॉइंट पे ऐसा लग सकता है तुम्हें कि स्टोरी खत्म हो चुका है, और हाँ बेसिकली जो टाइमलाइन के हिसाब से स्टोरी है वो खत्म हो चुका है। बट यार महिला मंडली का बात करते हैं, हमने देखा था शुरुआत से उनके साथ गलत होते हुए आ रहे हैं, तो कैसा सीन था उनका, उनके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। तो रेवोल्यूशन इन द वुमेन्स की बात करते हैं, तो वुमेन्स शुरुआत से फ्रांस रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, बट उनका कंडीशन कभी भी सुधरा नहीं था, शुरुआत से बेकार था। थर्ड स्टेट के जितने भी वुमेन्स थे ना, वो जीने के लिए काम करना उनका मजबूरी था। समय कुछ ऐसा था यार, टैक्स भरा हुआ है, सब्सिस्टेंस क्राइसिस चल रहा है और एक के बाद एक सरकार बदल रहा है, कभी भी लड़ाई वॉर्स, ऐसा सिचुएशन में वुमेन्स कहाँ सेफ रह पाएंगे। एजुकेशन जो था थर्ड स्टेट के वुमेन्स को तो मिलता तक नहीं था, जो अमीर फर्स्ट और सेकंड स्टेट के वुमेन्स थे वो पढ़ लेते थे। और तुम बात कर लो वेजेस का, अगर कोई एक काम है जो वुमेन भी कर सकता है मैन भी कर सकता है, तो वुमेन को फिर भी कम पैसा मिलता था क्योंकि वो औरत है। बट होता है आज भी और होता था पहले भी, आई डोंट नो व्हाई। अब इन चीजों से तंग आके वुमेन्स ने भी डिसाइड किया कि वो भी बनाएंगे अपना पॉलिटिकल क्लब्स। हमने देखा था किस तरीके से गरीब लोगों ने अपना पॉलिटिकल क्लब्स बनाया था जब अमीर उनका सुन नहीं रहे थे। अब ऐसा ही वुमेन्स ने भी करा अपने साथ। लगभग फ्रांस के अलग अलग शहरों पे 60 वुमेन्स का पॉलिटिकल क्लब्स बनता है और इनमें से सबसे पॉपुलर हुआ करता था सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। ये पॉलिटिकल क्लब्स बना के स्ट्रगल करते हैं, अपने हक के लिए लड़ते हैं और डिमांड करते हैं कुछ चीजें, जैसे कि उन्हें भी पॉलिटिकल राइट इक्वली मिलना चाहिए जैसे मेंस को मिलता है, लाइक राइट टू वोट, जो असेंबली में मेंबर बनने का भी अधिकार चाहिए उन्हें, जो गवर्नमेंट के पोजीशंस में भी हिस्सा चाहिए। बट दुख की बात यह है जो कॉन्स्टिट्यूशन बनता है 1791 का, वहां में भी उनको निराशा ही हाथ लगता है। उन्हें एज ए पैसिव सिटीजन माना गया, कोई वोटिंग राइट नहीं, कुछ नहीं। बट ऐसा नहीं था कि उनके लिए कुछ भी कराने गया था। समय समय के साथ वुमेन्स का कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए भी कुछ स्टेप्स लिया गया, जैसे कि गर्ल्स का स्कूलिंग को कंपलसरी कर दिया गया, फोर्स मैरिजेस को बंद कर दिया गया, जो मैरिज को एज ए लीगल एग्रीमेंट कर दिया गया, जहां डिवोर्स लेना भी एक लीगल है, मैन चाहे वुमेन दोनों ले सकते हैं। वुमेन्स को जॉब के लिए ट्रेनिंग देना भी स्टार्ट कर दिया और छोटे मोटे बिजनेसेस भी अब औरतों ने शुरू कर दिया था। बट फ्रांस के हिस्ट्री में अगर वुमेन्स के साथ सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ है ना, वो एक फेज था, हम सबको पता है उस फेज के बारे में, रेन ऑफ टेरर। यार ये जो भाई साहब मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर था ना, इसने औरतों को भी नहीं छोड़ा। जो वुमेन्स का पॉलिटिकल क्लब बना था ना, उसे बंद करवा दिया गया। जो वुमेन्स का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है वो पूरी तरीके से बंद करवा दिया गया। और अगर फिर भी कोई वुमेन पार्टिसिपेट करता है ना चुप चुप के, तो उसे अरेस्ट कर लिया जाता था और फाइनली गुलिटाइन से एग्जीक्यूट भी कर दिया जाता था। बट उनका ये लंबा स्ट्रगल खत्म होता है लगभग 200 सालों के बाद, जब उन्हें मिलता है वोटिंग राइट। फाइनली 1946 को मिलता है उन्हें वोटिंग राइट, यानी कि तुम कह लो राइट टू वोट। और इसी के साथ उनका स्ट्रगल होता है खत्म। लंबा स्ट्रगल चलता है बट फाइनली उन्हें जो चाहिए था वो मिलता है, बस एक वोटिंग राइट। देख रहे हो लोग अपने राइट्स के लिए कैसे लड़े थे, चाहे औरतें हो मर्द हो, हर कोई लड़ा था फ्रांस रेवोल्यूशन के दौरान। अब अगला टॉपिक है एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, जहां हम बात करेंगे कि स्लेवरी है क्या, स्लेवरी फ्रांस के अंदर पे कैसे जन्म लेता है और कैसे ये खत्म होता है। पर इससे पहले यार मैं बताना चाहूंगा तुम लोगों को, मुझे लगता है मेरे घर का तो सबसे बड़ा स्लेव तो मैं ही हूँ यार। मैं ना अपने माँ बाप का पसंदीदा नौकर हूँ। किसी को कुछ भी चाहिए होता है यार, मेरा नाम पहले आता है। घर में और भी लोग हैं, मेरी बहन है, मेरी डैड है, मेरी मॉम है, बट ना काम के टाइम पसंदीदा नौकर मैं हूँ ना। यार बहुत एक्सप्लॉइटेशन हुआ है मेरे साथ। खैर मेरा स्टोरी तो मैंने तुम्हें बता दिया, अब उनका जानते हैं। तो देखो फ्रांस का 3 कॉलोनीज था कैरेबियन आइलैंड्स पे। अब इन आइलैंड्स पे ना बहुत ही ज्यादा प्रोडक्शन होता था, शुगर केन का, कॉफी का, इंडिगो का और टबाको का। अभी चारों ही क्रॉप्स यूरोप पे, फ्रांस पे काफी पॉपुलर था, काफी डिमांड पे था। बट दिक्कत ये था ना, इनका जो प्रोडक्शन करने के लिए लेबर चाहिए था वो इन कैरेबियन आइलैंड्स पे कमी था इनका। ऑब्वियस बात है, एक फ्रांस से बंदा आके अपने घर बार सब छोड़ के खेती बाड़ी करेगा, इतने दूर सेंस ही नहीं बनता है ना। अब ये जो लेबर शॉर्टेजेस का प्रॉब्लम था, इसे उन्होंने कैसे सॉल्व किया। अब ये प्रॉब्लम सिर्फ फ्रांस के साथ ही नहीं, यूरोपियन कंट्री जो भी और थे उनके साथ भी हो रहा था। अपना अपना कॉलोनीज था सबका। तो इंट्रोड्यूस करता है द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लेवरी, एक लेबर जिसे हम काम कराएंगे जो कि हमारा गुलाम होगा। और ये चीजें कैसे स्टार्ट होता है, ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड से। अब ये क्या है ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड, तुम कह सकते हो एक हिस्ट्री है कैसे स्लेवरी दुनिया में फैला। तो बेसिकली हम बात करेंगे यहाँ पे फ्रांस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ पे फ्रांस के पोर्ट से एक शिप निकलता था एंड देन वो आके डॉक करता था अफ्रीका पे, और अफ्रीका के लोकल लीडर से वो लोगों को खरीदता था एज ए स्लेव एंड देन उनके हाथों पे जंजीरें बांध के उन्हें पैक करके शिप पे डाल दिया जाता था। और ये शिप फिर पूरा एक अटलांटिक ओशन क्रॉस करके कैरेबियन आइलैंड में जाके पहुंचता था। और पहुंचने के बाद कॉलोनीज पे प्लांटेशन जो ओनर्स थे उनके हाथों इन्हें बेच दिया जाता था। और वो प्लांटेशन ओनर्स इन्हें खरीदने के बाद इनसे काम करवाते थे। इनका एक्सप्लॉइटेशन होता था घनघोर वाला। सिंपली में बताओ, स्लेवरी पूरे यूरोप को साथ ही साथ फ्रांस को मदद कर रहा था एक सस्ता लेबर प्रोवाइड करने में। अभी सिर्फ फ्रांस के बिजनेसमैन काफी मोटा प्रॉफिट कमा रहे थे, बट हाँ स्लेवरी की वजह से लोगों के साथ, स्पेशली जो मैंने बताया कि अफ्रीकन लोग थे वो, उनके साथ बहुत अत्याचार हो रहा था। बट
फ्रांस रेवोल्यूशन के दौरान हमने देखा शुरुआत से लोग बात कर इक्वालिटी का, अपने राइट जो होते हैं मैन का उनका, बट किसी ने भी एक बार भी बात नहीं करा जो स्लेव से उनका राइट का क्या वो इंसान नहीं है। मतलब ये है यार दुनिया, मैं क्या बताऊं। अगर फ्रांस के लोग या नेशनल असेंबली बात करता इन चीजों के बारे में, स्लेव राइट्स के बारे में, तो इससे जो बिजनेसमैन थे ना उनका लॉस होता। अगर स्लेवरी आज बंद हो जाएगा भाई साहब, उनका घाटा हो जाता। अब इस वजह से सब के सब चुप थे। बट 1794 को जब गवर्नमेंट होता है जैकोबियन क्लब्स का, तब फाइनली स्लेवरी को हटा दिया जाता है जितने भी फ्रांस के कॉलोनीज थे वहां से। बट दुख की बात ये है 1804 पे नेपोलियन दोबारा इन सारे स्लेवरीज को इंट्रोड्यूस करते हैं अपने कॉलोनीज पे। बट देखो यार, जैसे हर एक बुरी चीज का अंत होता है, स्लेवरी का भी अंत होना तय था और वो होता है 1848 को। फाइनली स्लेवरी फ्रांस के अंदर से कंप्लीटली खत्म हो जाता है। ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे गंदा फेजेस में से एक था ये, स्लेवरी को इस्तेमाल करते हुए लोग जो अपना मुनाफा कर रहे थे वो फाइनली खत्म होता है। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने आखिरी टॉपिक इस चैप्टर का, रिवोल्ट इम्पैक्ट डेली लाइफ। ये जो रिवोल्ट चला बैस्टाइल फोर्ट से लेके आखिर तक पूरे फ्रांस रेवोल्यूशन का, इसने डेली लाइफ पे किस तरीके से इम्पैक्ट करा। तो देखो सिंपल सा बात है, जितने भी गवर्नमेंट राजा के बाद बने ना, वो चाहते थे कि जो लिबर्टी इक्वालिटी का जो आइडिया है ना वो हमारे डेली लाइफ पे आए, हमारा हिस्सा बने वो, और इसके लिए उन्होंने काम भी करा। हाँ, हमने देखा स्लेवरी के मामले पे हर कोई चुप था, बट अपने जो देश के लोग थे ना उनके लिए वो काम कर रहे थे। कॉलोनीज थे तो कॉलोनीज को तो एक्सप्लॉइट करना था, बट अपने लोग भाई साहब उनके लिए उन्होंने बराबर काम करा। पहला काम था सेंसरशिप को खत्म कर देना। अब सेंसरशिप क्या है इसे समझते हैं। ओल्ड रिजिम जो था, जब किंग का राज था, उस समय पे कुछ भी चीज अगर प्रिंट करना है, चाहे वो किताब के फॉर्मेट पे हो, न्यूज़पेपर पे हो, पैम्पलेट पे हो या कोई प्ले ही हो, अब इन चीजों को पब्लिश करना या प्ले करने से पहले किंग का अप्रूवल चाहिए। अगर किंग मना कर दे तो तुम पब्लिश नहीं कर सकते। अब इसी चीज को कहा जाता है सेंसरशिप, यानी कि तुम कुछ भी किंग के खिलाफ नहीं लिख सकते। किंग पहले चेक करेगा एंड देन तुम पब्लिश करोगे। अब ये चीज जो स्टॉर्मिंग ऑफ बैस्टाइल फोर्ट होता है ना 1789 को, इसके बाद ये चीजें खत्म हो जाता है। अब किसी को कुछ भी बोलना हो, लिखना हो, न्यूज़पेपर पे, पैम्पलेट्स पे, बुक्स पे, वो लिख सकते थे, बोल सकते थे। एंड देन दूसरा चीज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये भी एक आम हिस्सा बन जाता है जिंदगी का। जो कॉन्स्टिट्यूशन था 1791 का, वहां पे डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ ए मैन एंड सिटीजन्स, ये इंश्योर कर रहा था कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है ये हम लोगों का एक नेचुरल राइट हो, और ये फ्रांस के लोगों को मिलता भी है। इसी के साथ साथ फ्रीडम ऑफ प्रेस, जहाँ पे अब लोग आज़ादी से अपने किताबों पे, न्यूज़पेपर्स पे, पैम्पलेट्स पे, पिक्चर्स पे जो दिखाना चाहे, जो प्रिंट करना चाहे वो कर सकते थे। यहाँ तक कि जो लोग लिख पढ़ नहीं सकते थे ना, उनके लिए सॉन्ग्स, प्लेस, ऐसी चीजें करा गया ताकि यार लोग अपडेटेड रहे जो भी हो रहा है उन चीज़ों को लेके, और होते हैं अपडेटेड। इसीलिए तो फ्रांस रेवोल्यूशन इतना सक्सेसफुल रहता है। आम लोगों को एक एक चीज़ों का अपडेट मिलता है, कहा क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, और उसी हिसाब से वो एक्शन लेते हैं और चीज़ें आगे बढ़ता है। राजा का सिस्टम खत्म होता है और पूरे फ्रांस के अंदर पे आता है इक्वालिटी, लिबर्टी जैसी चीज़ें, और धीरे धीरे ये चीज़ें फिर पूरे यूरोप में फैलता है एंड देन पूरी दुनिया में फैलता है, क्योंकि यार बराबरी, इक्वालिटी किसे नहीं चाहिए। खैर इसी के साथ पूरा ये चैप्टर होता है खत्म। उम्मीद है तुम लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया ना यार तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इतना मेहनत कर रहा हूँ मैं तुम लोगों को मोटिवेट करने के लिए, मुझे ऐसे ही आगे चैप्टर्स लाने के लिए यार सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। इस समय मुझे तुम लोगों का सपोर्ट का बहुत ज़्यादा जरूरत है। जल्दी से 1 मिलियन कर दो और मुझे मोटिवेट करो ऐसे कंटेंट तुम लोगों के लाने के लिए, और बता दो यार नेक्स्ट चैप्टर तुम्हें कौन सा चाहिए। इसी बात के साथ मैं लेता हूँ तुम लोगों से अलविदा। थैंक यू, लव यू ऑल।